मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है, बल्कि डाउन सिंड्रोम दुनिया में होने वाली आनुवांशिक बीमारियां जो हैं उनमें से सबसे कॉमन, सबसे आम बीमारियों में से है। ऐसी बहुत सारी और भी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए या फिर आम लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम एक काफी आम आनुवांशिक बीमारी, इसका जो कारण है वो भी आनुवांशिक ही रहता है। तो आम तौर पे हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे डीएनए से बने। डाउन सिंड्रोम में फर्क ये रहता है कि इसमें 46 की बजाय इंसान के अंदर 47 एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है, जो कि होता है क्रोमोसोम नंबर 21। तो क्रोमोसोम नंबर 21 जो आम लोगों में उसकी दो कॉपीज होती हैं, तो जिन बड़ों को डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर इनकी तीन कॉपीज होती हैं। इसीलिए इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम के कुछ और आनुवांशिक कारण भी होते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं। और ज्यादातर लोगों में क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज की वजह से ही डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो डाउन सिंड्रोम को हम सबसे पहले जो है वो भ्रूण अवस्था में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो जो 8 हफ्ते के आसपास पहली सोनोग्राफी की जाती है, जब माँ की गर्भावस्था में पहली सोनोग्राफी की जाती है, उस समय भी कुछ लक्षण हमें डाउन सिंड्रोम के पता लग सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सोनोग्राफी होती है, जो कि करीब 18 से 20 हफ्ते पे की जाती है, जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं, लेवल 2 या लेवल 3 स्कैन कहते हैं, या जिसे रंगीन अल्ट्रासाउंड, कलर्ड सोनोग्राफी भी लोग आम भाषा में कहते हैं। तो इस सोनोग्राफी में भी डाउन सिंड्रोम के बहुत सारी दिक्कतों को हम पकड़ सकते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि बच्चे को ये समस्या है। जब माँ के प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिन्हें ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर और एनआईपीटी कहा जाता है। इन सब टेस्ट में भी डाउन सिंड्रोम के लक्षण माँ के खून टेस्ट से हमें पता चल सकते हैं। और यदि सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट में हमें कोई भी ऐसा लक्षण दिखे, तो हम जो अनजन्मा बच्चा है, जो भ्रूण है, उसका जेनेटिक आनुवंशिक बीमारी का टेस्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि उस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। पर बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे गर्भावस्था में हम ये सब टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है, तो काफी सारे डॉक्टर बिल्कुल जन्म के समय भी पहचान सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। नहीं तो कुछ महीने के अंदर डॉक्टर को और माता पिता सबको ये क्लियर हो जाता है कि बच्चे को कोई परेशानी है, कोई बीमारी। तो डाउन सिंड्रोम के दूसरे लक्षण जो बच्चे में हमें दिखाई देते हैं, वो लक्षण क्या होते हैं? एक, बच्चे का जो चेहरा है, बच्चे के जो हाथ पैर हैं, वो देखने में अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से थोड़े से अलग नजर आते हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में डिसमॉर्फिक फीचर्स कहते हैं। तो वो देखने से ही हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि शायद बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हो सकती है। दूसरी जो बड़ी समस्या आती है कि इन बच्चों का जो विकास है, जो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, यानी कि जो विकास में जो मील के पत्थर होते हैं, वो दूसरे बच्चों से कुछ पीछे रहते हैं। तो यानी बच्चे का बैठना, चलना, बोलना, कोई भी रिएक्शन देना, ये सारी चीजें जो है अपनी उम्र के, अपने साथ के बच्चों से पीछे रहती हैं। बच्चे के शरीर में एक ढीलापन, एक हाइपोटोनिया जिसे हम कहते हैं, वो हमें शुरू से ही नजर आने लग जाता है। उसके अलावा इन बच्चों को कुछ मेडिकल समस्याएं होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, जैसे कि इन बच्चों में खून की बीमारियां, थायराइड की बीमारी है जो कि काफी कॉमन है, कुछ अंगों की बनावट के नुक्स, जैसे कि हार्ट में होल होने के, दिल में छेद होने के चांसेस इन बच्चों में बाकी बच्चों से काफी ज्यादा रहते हैं। आंखों की दिक्कत, सुनने में दिक्कत और दूसरे अंगों की बनावट के नुक्स भी पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कई बार बच्चे में हमें कुछ स्वभाव की समस्याएं भी दिखने लगती हैं, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि स्वमग्नता एक कॉमन परेशानी है, जो कि डाउन सिंड्रोम में जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को स्कूल में, पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, और बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का आईक्यू भी साथ के बच्चों से कम रह सकता है। इसके अलावा समय के साथ कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें नसों की दिक्कत, दिमाग से संबंधित परेशानियां, दौरे, ये सारी समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगी कि डाउन सिंड्रोम एक स्पेक्ट्रम होता है।
यानी कि डाउन सिंड्रोम के अंदर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के ऐसा हो सकता है कि समस्याएं काफी कम है, तो ये बच्चे जो हैं इनका डेवलपमेंट कुछ ही पीछे रहता है। समय के साथ ये बच्चे काफी चीजें कर सकते हैं, और कुछ बच्चों की समस्या जो है ज्यादा रहती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के साथ आज अगर हम देखें वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में देखें, तो बहुत सारे बच्चे और जो अब बड़े हो चुके हैं, जो एडल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ लिमिटेड है या वो कोई चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है वो स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं। आज की हम दुनिया में देखें तो वो बच्चे अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो बच्चे मॉडलिंग कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो कि जागरूकता फैला रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम आपकी लाइफ को लिमिट नहीं करता है, या डाउन सिंड्रोम होने से हमारी जिंदगी थम नहीं जाती है। वो इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, और हमारे लिए या आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं, जिससे कि सबको पता चले कि डाउन सिंड्रोम के साथ भी हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के लिए कोई क्योर, कोई श्योर शॉर्ट इलाज, कोई संजीवनी बूटी तो अभी नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम बच्चे के, बड़े के शरीर के पूरे डीएनए को चेंज कर सके, या एक क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा है उसे हर सेल में कम किया जा सके। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली दो चीजों पे बेस्ड होता है। नंबर वन, उनको जो भी मेडिकल यानी कि मेडिसिन से संबंधित या अपने अंगों की बनावट के नुक्स से संबंधित या इस तरह की जो भी बीमारियां हैं, उनका हम इलाज कर सकते हैं। जैसे खून की बीमारियों का, यदि बच्चे को थायराइड की समस्या है तो हम उन्हें थायराइड की दवाई दे सकते हैं। यदि उनको हार्ट की, दिल की बनावट का नुक्स है तो उसके लिए हम दवाइयां या ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि बच्चे को आंखों की समस्या है तो उसका इलाज किया जा सकता है। बच्चों को नसों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि उनको सुनने की दिक्कत है तो ऑपरेशन या सुनने की मशीन। तो जो भी उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक तो हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और दूसरा अलग अलग तरह की थेरेपीज और ट्रेनिंग से हम बच्चे को वो चीजें सिखा सकते हैं जिनमें वो पिछड़ रहा है या जिनको सीखने में उनको परेशानी है। कई अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं जो डाउन सिंड्रोम में मदद करती हैं। इन थेरेपीज के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे कि फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी बच्चे की चलने, उठने, बैठने, जंपिंग करने, भागने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने, इन सब चीजों में मदद करती। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये एक प्रकार की थेरेपी होती है जो बच्चे को बारीक काम करना सिखाती है, फाइन मोटर वर्क। डेली एक्टिविटीज यानी कि रोजमर्रा का अपना काम। बिहेवियर, बच्चे के स्वभाव पे भी काम करती है। बिहेवियर थेरेपी जो स्पेसिफिक खास बिहेवियर के स्वभाव के इश्यूज से डील करती है। स्पीच थेरेपी जो बच्चे की बोलने में, बच्चे की जो स्पष्टता है, जो उच्चारण है, जो बोलने में क्लैरिटी है, उसको इम्प्रूव करती है। सेंसरी थेरेपी, यदि बच्चे को कोई भी सेंसरी इश्यूज हैं, यानी कि आसपास की सेंसेशन से कोई भी एबनॉर्मल प्रॉब्लम है, तो उससे वो डील करती है। इसके अलावा दूसरे तरह की थेरेपीज जैसे कि स्पेशल एजुकेशन, ये अगर बच्चे को पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है या वो कोई चीज सीखने में दिक्कत आ रही है, तो पढ़ाई से संबंधित चीजों में स्पेशल एजुकेशन उनकी मदद करती है। इसके अलावा बच्चों के लिए कोर डेवलपमेंट थेरेपी, स्किल डेवलपमेंट यानी कि जो चीजें वो हम उनको नई नई चीजें सिखाना चाहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि कोई ऐसा काम जो बच्चा आगे भी लाइफ में कर सके, जो कि उनकी आय के, उनकी इनकम का एक सोर्स बन सके। तो इस तरह की बहुत सारी स्किल्स और ट्रेनिंग चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और यदि आप देखें तो बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है, जो कि अपना कैफे चला रहे हैं, अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, और हम सब के लिए भी ये इंस्पिरेशन है कि हम भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम प्रिवेंट यानी कि उसकी रोकथाम तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम डाउन सिंड्रोम को होने से रोकें। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भ्रूण अवस्था में हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम के होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे यदि माता पिता की एज बहुत ज्यादा है, खासकर यदि मदर जो है, माँ है, उनकी एज 35, 35 साल से ऊपर है, फादर की एज ज्यादा है, यदि फैमिली में पहले ही किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई आनुवंशिक बीमारी है, तो इन केसेस में हमारा जो रिस्क है डाउन सिंड्रोम होने का वो बढ़ जाता है। तो यदि हम भ्रूण अवस्था में माँ के ब्लड टेस्ट, समय समय पर सोनोग्राफी करें,
और अगर हमें कोई भी शक आता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो जो अनजन्मा बच्चा, जो भ्रूण है, उनका हम एक सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजें, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। यदि उन बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है तो हम माता पिता को ये चॉइस दे सकते हैं कि वो ये फैसला करें कि क्या वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, या इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। हालांकि डाउन सिंड्रोम ज्यादातर जानलेवा बीमारी नहीं होती है, लेकिन इन बच्चों को, इन माँ बाप को बहुत ज्यादा मेहनत, इन बच्चों को बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा एफर्ट की, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो हर माँ बाप शायद उतना एफर्ट, उतना केयर शायद वो नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगे कि हम इतना एक्स्ट्रा जो इस बच्चे को प्यार या केयर चाहिए या जो मेहनत चाहिए, शायद हम अपने लेवल पे नहीं कर पाए। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इतना पैसा, या हमारे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ये चीज कर सकें। तो हम उनको ये चॉइस दे सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उसे हम पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकते। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम डाउन सिंड्रोम को होने से रोक लें। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं ये कहना चाहूंगी कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी दिक्कत है जिसमें बच्चे बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ बिल्कुल लिमिटेड हो।